तो आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने भारत की किस्मत को एक नया मोड़ दिया, जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री। लेकिन वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा थे। तो चलिए उनके सफर को करीब से देखते हैं और समझते हैं कि उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता आखिर क्यों कहा जाता है। जरा सोचकर देखिए, एक बहुत बड़े साम्राज्य के खंडहरों पर एक नया मॉडर्न देश खड़ा करना, ये सुनने में ही कितना बड़ा काम लगता है ना? और यही वो पहाड़ जैसी चुनौती थी जिसका सामना नेहरू ने किया था। ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी जिंदगी इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में गुजर गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक आरामदायक बचपन से निकलकर नेहरू आज़ादी की लड़ाई में सबसे आगे की कतार तक पहुंचे। तो इंग्लैंड में एक नौजवान नेहरू हैं जो सिर्फ कानून की पढ़ाई नहीं कर रहे, बल्कि वो आज़ादी और लोकतंत्र के नए विचारों को अपने अंदर समा रहे थे। और यही सोच, यही आइडियाज़ आगे चलकर उनके पूरे पॉलिटिकल करियर की बुनियाद बनने वाले थे। पर जब वो भारत वापस आए तो वकालत का वो आराम उन्हें ज्यादा दिन तक बांधकर नहीं रख पाया। क्यों? क्योंकि देश में आज़ादी की एक जबरदस्त लहर उठ रही थी और नेहरू ने खुद को उस लहर की तरफ खींचते हुए महसूस किया। और फिर महात्मा गांधी की एक आवाज, बस उसी एक आवाज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और नेहरू इस भीड़ का हिस्सा तो बने, पर सिर्फ एक चेहरा बनकर नहीं रह गए। नहीं, वो तो देखते ही देखते इस पूरे आंदोलन की धड़कन बन गई, एक ऐसी आवाज जिसे नजरअंदाज करना अब मुमकिन ही नहीं था। देखिए, ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, ये तो वो मील के पत्थर हैं, उनकी जिंदगी के वो चैप्टर हैं जो आज़ादी के लिए लड़ते हुए लिखे गए। और कमाल की बात यह है कि इनमें से कई चैप्टर जेल की दीवारों के पीछे लिखे गए थे। 3 बार, सोचिएगा जरा, आज़ादी मिलने से पहले ही 3 बार उन्हें कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपी गई। इससे साफ पता चलता है कि उनके अपने लोग, उनके साथी उन पर कितना कितना ज्यादा भरोसा करते थे। और फिर इतने सालों की लड़ाई, खून, पसीने और आंसुओं के बाद आखिरकार वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद था, लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसमें मिठास के साथ साथ कड़वाहट भी थी, क्योंकि आज़ादी का ये सूरज अपने साथ बंटवारे का घना अंधेरा भी लेकर आया था। आज़ादी मिलना तो बस एक पड़ाव था, असली काम तो अब शुरू होना था, करोड़ों लोगों के लिए एक नया भविष्य बनाना। और नेहरू के लिए शायद यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी इम्तिहान था। 17 साल, पूरे 17 साल, एक नया नया आज़ाद हुआ देश, उसके लिए ये कितना लंबा वक्त होता है। इन 17 सालों में नेहरू ने सिर्फ हुकूमत नहीं की, उन्होंने इस देश की बुनियाद रखी, उसकी रूह को, उसकी पहचान को एक शक्ल दी। तो आखिर है क्या नेहरू की विरासत? वो इन चीज़ों में दिखती है। देखिए, उन्होंने सिर्फ एक पार्लियामेंट नहीं बनाया, उन्होंने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया। सिर्फ IITs या एम्स जैसी बिल्डिंग्स नहीं खड़ी की, बल्कि एक साइंटिफिक सोच, एक आगे बढ़ने की संस्कृति को हवा दी। और दुनिया के मंच पर उनकी विदेश नीति ने भारत को सुपर पावर्स की लड़ाई से अलग एक अपनी आज़ाद आवाज़ दी। ये सब एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा था। लेकिन प्रधानमंत्री के इस पद के पीछे वो इंसान कैसा था और उनकी छाप, उनकी लेगेसी आज हम पर किस तरह से असर डालती है? ये बहुत दिलचस्प बात है ना? एक तरफ तो वो प्रधानमंत्री थे, दुनिया के बड़े बड़े लीडर से मिल रहे थे, और दूसरी तरफ एक लेखक जो जेल की तन्हाई में बैठकर भारत की कहानी लिख रहे थे, उसका बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल। उनकी लिखी किताबें तो आज भी क्लासिक मानी जाती हैं। और शायद उनकी इंसानी पहलू की सबसे खूबसूरत झलक इसमें मिलती है। चाचा नेहरू, बच्चे उन्हें इसी नाम से जानते थे। उनका जन्मदिन चिल्ड्रंस डे के तौर पर मनाया जाता है। ये उस बड़े राजनेता के पीछे छिपे उस इंसान की एक छोटी सी, बहुत प्यारी झलक देता है। और इन्हीं सब कामों के वजह से आखिर में उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही उस भारत की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। एक आज़ाद, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक देश जिसका फोकस हमेशा साइंस और प्रोग्रेस पर रहा। आज उनकी मृत्यु के लगभग 60 साल बाद उनकी नीतियां, उनका विजन आज भी हमारे देश के रास्ते को शेप कर रहा है। उनकी विरासत पर आज भी गर्मा-गर्म बहस होती है। तो सवाल वहीं आ जाता है, 21वीं सदी के इस भारत में नेहरू कितने प्रासंगिक हैं? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलके ही ढूंढना होगा।